नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीटू सर एजुकेशन में। मैं आज आपको इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 का जो चैप्टर है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको बनाने के पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छी तरह से पहले कॉन्सेप्ट को समझें, इसके बाद आप फार्मूला वगैरह अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल को बनाएं। लेकिन पहले इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है ना। और दूसरी बात है कि जो रेलवे के ये जो चैप्टर है ये खास करके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड और जो भी अदर स्टेट बोर्ड जिनके सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो रेलवे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि रेलवे में भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन पूछने का उनका पैटर्न अभी हो गया है वो बिल्कुल इन डेप्थ और कंसेप्चुअल है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप रेलवे एग्जाम्स का क्वेश्चन भी, जो खास करके साइंस का है, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग भी वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो एक नॉर्मल तार होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने एक छोटा सा नॉर्मल तार लिया हुआ है, तो उसको आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो नहीं करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल तार है, नॉर्मल जस्ट एक तार है, ठीक है, जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं फ्लो करता है? लेकिन उसी तार को, उसी वायर को जब हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगता है ना। तो क्या रीजन है? क्या वो जो तार आपने लिया है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, उनके लास्ट एटम के जो लास्ट सेल होते हैं उसमें आइदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनको आप थोड़ा सा भी अगर हीट एनर्जी अगर कहीं से भी प्रोवाइड कर देंगे या एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिल जाएगी, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस एटम से निकल के बाहर चलने लगती है। तो उसमें जो जो कंडक्टर है उसमें मोशन तो है इलेक्ट्रॉनों का, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो नेट फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है उसको थोड़ा सा समझिए। जो इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के निकलते हैं तो एटम बाद में क्या बन जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाते हैं ना। इसको आप थोड़ा सा इस तरह समझिए। मान लीजिए कि हम लोग मैग्नीशियम का एक तार लेते हैं, सपोज दैट मैग्नीशियम, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप करेंगे तो 282, ये लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जब 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल गया बाहर, तो फिर ये Mg का जो एटम है वो क्या बन जाता है? Mg+2 बन गया ना। यानी कि ये एक तरह से आयन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, है ना। यही पॉजिटिव आयन एटम के अंदर है, मतलब उस मेटेलिक जो तार है उसके अंदर है। जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाती है तो वो इन सब से टकराती है, इसको शेल बोलते हैं, बेयर सेल्स। तो ये जो सेल्स है इनसे जाके वो टकराती है, क्योंकि देखिए वो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से तो टकराएगा ही। तो इस वजह से वो क्या होता है, उससे कोलिजन होता है। तो कोलिजन होने के बाद वो कभी इधर मोशन करने लगता है, कभी इधर, कभी बैक भी आ जाता है। तो यहां पर वो उस तस्वीर को मैंने दिखाया है। यानी कि वायर के अंदर ऐसा घटना होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन तो करते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन वो मोशन कैसा है देख लीजिए, रैंडम मोशन है, इधर उधर है। और जब आप उसका नेट देखेंगे, जैसे कोई 10 मीटर गया, ठीक है, फिर कभी 2 मीटर आया, फिर इधर 3 मीटर आया, फिर 5 मीटर आया, फिर ऐसे, तो आप जितना आगे जा रहे हैं उतना ही टकरा करके पीछे कभी आ जा रहे हैं, तो उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जा रहा है। यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर ही नहीं रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, इसमें डाउट नहीं कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का नेट फ्लो नहीं हो पाता है ना, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसी तार को, इसी वायर को जब हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, देखिए, तब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे थे, अब देखिए ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं।
एक यूनिडायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और ये आपका दोनों टर्मिनल को हम लोगों ने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब बैटरी क्या काम कर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है कि बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि जो कोई भी लिक्विड या फ्लूइड तभी फ्लो करती है एक डायरेक्शन के तरफ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब उनमें डिफरेंस होता है, जब उनमें अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि अगर आपको वाटर को फ्लो करना है तो वाटर का लेवल एक में ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे में कम, तभी वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगी, है ना। आप एयर के बारे में जानते हैं, एयर में अगर कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं लो प्रेशर है, तभी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। जैसे हीट फ्लो करता है तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करता है, क्योंकि दोनों में हीट का डिफरेंस है। तो आप इस बात को साफ साफ जानते हैं कि कोई भी चीज तभी फ्लो करेगा, कोई भी फ्लूइड तभी फ्लो करेगा, कोई भी तरल पदार्थ तभी फ्लो करेगा जब उसमें डिफरेंस होगा। विदाउट डिफरेंस फ्लो नहीं हो सकता। बिल्कुल यहां भी वही घटना हो रही है। यहां पर दोस्तों जब आपने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तब क्या था कि इस छोर पर, यहां पर हमने एक पॉइंट को पकड़ लिया ए, एक पॉइंट के पास जितना इलेक्ट्रॉन था, हम मान लेते हैं कि यहां पर 3 3 6 इलेक्ट्रॉन था, जस्ट हमने एक एग्जाम्पशन किया है, ठीक है। तो इस छोर में भी ऑलमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन ही था, ठीक है, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन ही था, मतलब बी पॉइंट पे भी 6 इलेक्ट्रॉन था और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रेशर जितना इस टर्मिनल पर है उतना ही इस टर्मिनल पर है, यानी कि देयर इज नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर। इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर का कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है, जस्ट अंदर में रैंडम मोशन कर रहे हैं, मगर नेट फ्लो नहीं हो रहा है। मगर यहां पे देखिए क्या हो जा रहा है, जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो ही आप आंसर्स को अच्छी तरह कर पाएंगे। रटना नहीं है, रटेंगे तो वो ध्यान नहीं रहेगा। तो जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या ऐसा काम कर दे रहा है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चालू हो जा रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऐसा क्या काम कर रहा है बैटरी? तो बैटरी जो है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब है जैसे ही बैटरी को हम कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, बैटरी में कुछ केमिकल्स होते हैं अंदर में, है ना। वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, जितना भी नेगेटिव चार्ज है सबको इधर ले आते हैं, और पॉजिटिव चार्ज मतलब जो इधर है ये रह जाते हैं। यानी कि दो उसका इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव। जो नेगेटिव है उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं और जो पॉजिटिव है उसको एनोड बोलते हैं। तो जो कैथोड है ना दोस्तों, ये वाला, ये जो कैथोड है, ये जरूर अच्छा से समझिएगा, जो कैथोड है यानी इस छोर पर आप अगर देखेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है, इस छोर पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और ये जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है ये वाला, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच के देखिए कि इसी तार को, ये तार वही है, जस्ट हमने इसको यहां पर कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि इसके टर्मिनल्स को अगर आप सोचे, ये टर्मिनल है आपका और ये टर्मिनल है, यही है ना, यही टर्मिनल को तो बैटरी से हमने कनेक्ट किया, बैटरी तो जस्ट ये वाला है, कनेक्ट कर दिया है। अब आप सोचिए कि इसका ये जो टर्मिनल है ए वाला, यहां पे जो आपने ए लिखा था ना, ये यही ए है, ये मान लीजिए कि ए टर्मिनल, और ये जो बी है ये वाला बी है, ठीक है, बी टर्मिनल। तो जरा सा गौर कीजिए, तो क्या आपको देखने मिल रहा है कि अब उसी तार को अगर ए और बी को देखा जाए तो एक तरफ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यानी, और दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं है या बहुत कम है, ऐसा मान लीजिए। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रेशर यहां पे बहुत ज्यादा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रेशर कम है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा कि नहीं? आप तो जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव चार्ज होते, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होगा, ये तो इधर की तरफ जाएगी, इसीलिए नेट फ्लो होने लगता है। यानी कि बैटरी, बस सिंपल भाषा में समझिए, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में है तो आपको जस्ट बेसिक समझना है कि हाँ कैसे काम करती है, बाकी और भी डीपली है लेकिन आपको वो समझने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। तो इसका मतलब नेट फ्लो क्यों हो रहा है? नेट फ्लो हो रहा है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जा रहा है कैथोड के पास, और जो एनोड है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर कम है।
तो देयर इज ए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर का डिफरेंस है। तो प्रेशर का डिफरेंस होने से तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज फ्लो करना चालू कर देगा, तो ये इधर से इधर फ्लो करना चालू कर देगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से आप देख सकते हैं ये कैथोड है, इधर से निकलकर जा रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिर इधर आ रही है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के अंदर आ रही है, फिर इधर से ऐसे करके ये रोटेट करते रहेगी। लेकिन एक चीज है, ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, माने इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करती है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज। यहां पे आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है, ये ध्यान रखिएगा, कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ऐसा कन्वेंशन है, ये रियलिटी नहीं है। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज हुई वो काफी बाद में, इलेक्ट्रिसिटी की खोज काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं था, क्योंकि एटम डिविजिबल है, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये पता ही नहीं था लोगों को। तो ऐसा माना जाता था कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, क्योंकि स्वाभाविक है, कोई भी यही सोच सकते हैं कि कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ ही फ्लो करेगा, ये नॉर्मल मतलब बात है। तो लोग यही मानते थे। तो बाद में जब इलेक्ट्रॉनों का खोज हुआ और पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी होता है और वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, तो फिर ऐसा कहा गया कि नहीं नहीं, जो बहुत सदियों से चला आ रहा है उस चीज को हम लोग नहीं ये करेंगे, हम लोग यही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, लेकिन जो करंट है उसके अपोजिट जाती है, यानी कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। इसीलिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में, उसका अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट होता है। क्योंकि ये चीज आप जब जानेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैग्नेटिज्म में आते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है जो हम बताएंगे, उसमें आपको उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। कौन सा करंट? दिस इज कन्वेंशनल करंट, है ना। तो यहां पर आपने देखा बैटरी क्या काम कर रहा है, तो बैटरी इज क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। वो जो कंडक्टर है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच वो क्या काम कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। यही बैटरी का मेन काम है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पर भी वही चीज है, जस्ट वही चीज दिखाया है हमने कि देख लीजिए, यहां पर हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो इलेक्ट्रॉन जो वाटर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। जस्ट वहां भी यहां पर जो है ये लो पोटेंशियल पे था, नेगेटिव वाला, है ना। नेगेटिव वाला कौन सा पे था दोस्तों? लो पोटेंशियल पे, है ना। तो ये लो पोटेंशियल पे था नेगेटिव वाला और ये हायर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ जाता है। मगर एक बात बहुत ध्यान देने की है, वो ये है कि जो बैटरी के अंदर, अगर आप बैटरी के अंदर की घटना को देखेंगे तो देखिए, बाहर में जब आप देख रहे हैं, सर्किट का दो हिस्सा है, ये बाहर और ये बैटरी के अंदर, ये दोनों को अच्छा से समझिएगा। जब बाहर वाले को देखेंगे तो बाहर में इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, लेकिन बैटरी के अंदर तो उसको इधर आना पड़ रहा है ना, यानी बैटरी के अंदर उसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आना पड़ रहा है। इसी बात को आज अच्छी तरह से समझकर, ये पूरा जो आज का वीडियो है इसी घटना पे बेस्ड है और आपको न्यूमेरिकल भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए समझिएगा, जस्ट हमने अभी आपको दिखा दिया है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींची हुई है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटी से नीचे खींची हुई है। अगर आप किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को अगर नीचे से ऊपर उठाएंगे तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी मान लीजिए कि 10 न्यूटन का फोर्स से नीचे खींची हुई है, तो आप अगर 11 न्यूटन का लगभग फोर्स लगाइएगा तभी तो उठेगा, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, है ना। 11 माइनस 10, 1 न्यूटन, तो ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो फोर्स लगाने का मतलब है कि आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो ये ग्रेविटी नीचे खींची हुई है, आप उसको ऊपर उठाएंगे तो यानी आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी वर्क करने का मतलब हो गया आपका एनर्जी लॉस होगा। आपका एनर्जी लॉस होगा तो वो कहां चला जाएगा? यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो आप काम कर रहे हैं, आपका एनर्जी कुछ लॉस होगा। मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर 100 जूल एनर्जी है। जब आपने काम किया, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट को उठाया और कोई ऐसा मीटर है मान लीजिए
कि ऐसा मीटर आपने बनाया है कि आप एनर्जी को माप ले रहे हैं कि ठीक है हमने इतना उठाया तो अब मेरे अंदर कितना एनर्जी है, तो आपने देखा कि आपके अंदर 80 जूल एनर्जी बचा हुआ है, तो वो 20 जूल्स एनर्जी कहाँ चला गया? तो दरअसल आपने जो काम किया तो आपका एनर्जी लॉस हुआ और वही एनर्जी ट्रांसफर हो गई है उस बॉल में, जो भी बॉल आपने या वस्तु को उठाया ऑब्जेक्ट को उसमें ट्रांसफर हो गई है और एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई है। ठीक है, यही चीज यहां पर आपको समझना है कि जब हम कोई भी वस्तु को ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठाते हैं तो हमें ग्रेविटी का फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जिससे कि हमारा एनर्जी लॉस होता है और वही लॉस किया गया एनर्जी उस बॉल में स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के कारण से हुआ है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब आइए दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। मान लीजिए हाँ, मान लीजिए दोस्तों मान लीजिए कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि ये अर्थ के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये बड़ा कोई एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और आप एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके उठा के ले जाएंगे धीरे धीरे। तो आप जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि ये नीचे की तरफ उसको खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उसको ऊपर हम ले जाएं, उसको इस तरह से हम उठाएं तो आपको इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, है ना। और यही किया गया काम एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फेनोमेना से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है, इसीलिए इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यहां पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा था क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एराइज हुआ है, और ये इलेक्ट्रिक फेनोमेना के कारण एराइज होने के कारण इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए दोनों नाम को, केवल पोटेंशियल एनर्जी बोलना बहुत गलत होता है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखिएगा। हम लोग अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मगर उसका ओरिजिन जरूर देखना चाहिए कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। अगर ग्रेविटी से हो रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रिक फेनोमेना से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाहिए। अब दोस्तों इसका क्या प्रूफ है कि इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? तो देखिए, जैसे ही आप उसको छोड़ दीजिएगा ना, यहां तक उठाने के बाद जैसे ही छोड़ दीजिएगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, उसमें मोशन होने लगेगा, और जैसे जैसे अर्थ की तरफ जाएगी तो उसका जो ये है स्पीड है बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी, और धरती से जब वो टकराएगी, अर्थ से सरफेस पे जब टकराएगी, उस समय पूरा का पूरा उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा बहुत साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और थोड़ा बहुत लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है आप समझ सकते हैं, मैंने मेन यहाँ पर जो आपको चीज समझना है वो ये है दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा वाइटल है वो ये है कि आपने जो काम किया, अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो आपने काम किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, आपका एनर्जी लॉस हुआ, और वो जो लॉस किया गया एनर्जी है, आप जानते हैं एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी, वो कहती है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, कोई नया एनर्जी क्रिएट भी नहीं होता, केवल एनर्जी वन फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी है, तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें? एज ए पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी जब आप उसको छोड़ देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में बदल जा रही है, और जब धरती से टकरा रही है तो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। जिस जगह पे वो गिरेगी ना, वो देखिएगा थोड़ा सा हीट हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है। अब यही फेनोमेना यहां पे होने वाला है, जब आपने इस इलेक्ट्रॉन जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट जब आपने किसी पॉजिटिव चार्ज को या पॉजिटिव ये को लेके गए ऊपर, तो आपको इसके अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ा, आपका एनर्जी लॉस होगा, और वो लॉस किया गया एनर्जी क्या होगा? खत्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी, और उस स्टोर किए गए एनर्जी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर ये बात तो साफ है दोस्तों कि जो आप काम करते हैं इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट, चाहे वो ग्रेविटी का हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज का हो, उसके अगेंस्ट जब आप काम करते हैं तो आपका एनर्जी लॉस होता है, और वही लॉस किया गया एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों यहां तो आप काम कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप काम नहीं करेंगे, यहां बैटरी काम करेगा।
यही काम बैटरी करती है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनों को ले जाना पड़ता है बैटरी के अंदर, है ना। और इसके लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है, बैटरी को काम करना पड़ता है, और इसीलिए बैटरी की एनर्जी लॉस होती है। और यही लॉस किया गया एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी स्टोर किए हुए एनर्जी को लेकर वो सर्किट में आगे जाती है। ठीक है, तो यहां पर इसी बात को यहां समझना है जो कि मैंने आपको दिखाया था। और एक बार आप देख लीजिए दूसरा डायग्राम। यहां पर देखिए एक और सर्किट है, लेकिन यहां पर आप एक बात अगर गौर कीजिएगा तो आपको पता लगेगा, जो बेसिक चीज हम समझाना चाहते हैं, बाकी चीज आप समझ चुके हैं कि हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। बैटरी के अंदर देखिएगा, यहां पर फोकस कीजिएगा, इस जगह पर बैटरी के अंदर देखिए क्या हो रहा है। देखिए आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है, यहां से यहां बाहर में आ गया, बाहर से बाहरी सर्किट में आ गया। लेकिन बैटरी के अंदर देखिए क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, इसी जगह को समझना है। बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है जरा समझिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। इन इलेक्ट्रॉनों को तो यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनों को तो इस तरह से धक्का देकर, बैटरी को धक्का देकर उसको पहुंचाना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके। तो इसके लिए उसको काम करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना होगा। क्यों करना होगा जरा समझिए। ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही है ना। और आप अगर इन इलेक्ट्रॉनों को ले जाइएगा तो जो इलेक्ट्रॉन वहां पर है वो तो सेम चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, उसको धक्का देगी ना, उसको रिपल्स करेगी, है ना, धक्का देगी। और उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इसको आपको ले जाना पड़ेगा। इसके लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा, और यही काम किया गया एनर्जी के कारण बैटरी का एनर्जी लॉस होगा। और जो चीज को आप वहां ले जाएंगे धक्का दे करके, तो उसमें जो एनर्जी लॉस हुआ है बैटरी का, वही लॉस किया गया एनर्जी उस इलेक्ट्रॉनों में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और फिर से इलेक्ट्रॉन जो है तरोताजा होकर एनर्जी से भरकर वापस इधर जाएगी, और जो भी बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यहां पे लगा होगा, उस इलेक्ट्रॉनों को, उन इलेक्ट्रॉनों में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको वो ले लेगी। कैसे लेती है, तो वो रेसिस्टर के जरिए लेती है। सबका रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मान लीजिए एक रेसिस्टेंस आपने ऐसे ऐसे बना दिया, है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगी इसके अंदर से होकर के पार होगी, तो इलेक्ट्रॉनों को बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता में बहुत रुकावट है ना। ये रेसिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि कंजेशन है बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को मेहनत करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी धीरे धीरे, और वही चीज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एक तरह से आप एब्जॉर्ब कह सकते हैं कि इसका जो ये जो इलेक्ट्रॉनों के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर आपने बल्ब लगाया है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आपने पंखा लगाया हुआ है, फैन लगाया हुआ है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप साउंड बॉक्स बजा रहे हैं तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे जिस किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो। अगर आपने हीटर लगा रखा है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर बात यही समझना है कि इन लोगों के पास जो भी लाइट, बल्ब या फैन या जो भी कुछ है, उनके पास कहां से एनर्जी आ जा रही है। तो बस यही समझने की बात है कि यहां जो बैटरी ने एनर्जी अपनी लॉस की थी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देकर पहुंचाने के लिए यहां से यहां तक, इसमें बैटरी को अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ी थी, केमिकल एनर्जी को। और वही केमिकल एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है, और उसी को लेके जब ये आगे बढ़ते हैं तो जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे पोटेंशियल एनर्जी को लेकर डिफरेंट एनर्जीज में कन्वर्ट करते रहती है। यानी कि एक सर्किट कैसे काम करता है आप यहां पे सिंपली समझ सकते हैं कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी लॉस हो रही है, वही लॉस किया गया एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मिल जा रही है। उसके बाद जब वो सर्किट में आगे बढ़ रही है तो उससे उस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है। यानी कि दोस्तों सिंपल तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बैटरी का सब कुछ चलाने वाला है वो है बैटरी, मतलब सर्किट का। यानी कि सर्किट में बैटरी ही है जो पहला काम तो कर रही है कि पीडी क्रिएट कर रही थी, हमने आपको पहले बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही नहीं होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सेकेंड थिंग आपने देखा कि यही पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेंटेन कर रही है, यानी कि बैटरी केवल पीडी क्रिएट नहीं कर रही है, इट इज ऑल्सो मेंटेनिंग इट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। जब तक उसमें केमिकल एनर्जी है तब तक उस पीडी को वो मेंटेन भी करती है,
ठीक है। तो इस तरह से ये बैटरी को काम करके जो एनर्जी लॉस हो रहा है वही लॉस किया गया एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आगे बढ़ती है और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो भी है बल्ब है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, एटसेट्रा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर वही चीज़ को देखिए, ये किस तरह से बैटरी जो है काम करती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एक बार आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, लेकिन जब अंदर में बैटरी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव लाना पड़ेगा ना, तो यहां तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है या नेगेटिव चार्ज है। तो एक नेगेटिव चार्ज है, आप नेगेटिव चार्ज को ले जाइएगा तो वो तो आपको धक्का देगा। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, धक्का देगा, तो आपको उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको उसको ले जाना होगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और वही काम करने के कारण आपका एनर्जी लॉस होगा और वही लॉस किया गया एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और फिर जब ये लेके आगे बढ़ेगी तो जो भी बल्ब है, फैन है, हीटर है, जो भी है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आज से आप ये बात समझ सकते हैं कि बल्ब, हीटर, फैन, ये सब क्या है। आप हम लोग अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में बोलते हैं ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, लेकिन आज से आप कहेंगे कि दे आर एनर्जी कन्वर्टर्स। वो ऊर्जा को बदलने वाले यंत्र हैं। दे आर मशीन्स टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बस यही वो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में बदल दे रही है। वो इलेक्ट्रॉनों के पास जो एनर्जी है वो कैसा एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये लाइट में कन्वर्ट कर दे रही है। आप यहां हीटर लगा देंगे, हीट में कन्वर्ट कर देगी हीटर। आप अगर फैन लगा देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सो इट इज बेटर टू कॉल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू एनर्जी कन्वर्टर्स। वो ऊर्जा को बदलने वाले यंत्र हैं वो, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए एक सर्किट का डायग्राम आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो एक सर्किट किस तरह से काम करता है, क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे। यहां पर देखिए, ये देख सकते हैं। अगर आप यहां पे इन चीजों को देखें, पहले सर्किट को समझ लीजिए, बहुत ही जरूरी है। देखिए, हाँ, एक बार तो हम पहले बता दें आप लोगों को, ये रहा, इसके पहले ये रहा। हाँ, तो आपने ये तो नहीं पूछा आप लोगों ने कि ये जो इलेक्ट्रॉनों को जो ले जा रहा है, यहां से जितना भी इलेक्ट्रॉनों को वो धक्का देके वहां पहुंचा रहा है, इसके लिए उसको कितना काम करना पड़ेगा। हाउ मच वर्क बैटरी हैज टू डू, है ना, कितना काम करना पड़ेगा। हाउ कैन वी मेजर दिस वर्क, आप इस काम को कैसे मेजर कर सकते हैं। इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर इट, क्या इसका लिए कोई फॉर्मूला है। हाँ है, यही तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इस पर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, और वो है ये W = VQ। ये जो है, आप सोचिए, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इधर कम इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को लेके जाइएगा वहां पर, जब बैटरी लेके जाएगी, तो उस रिपल्सिव फोर्स उतना ज्यादा होगा उसको, है ना, और उसके लिए उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो किया गया काम है, जो वर्क डन होगा, है ना, जो भी वर्क डन करेगी बैटरी, जो भी काम करेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वोल्टेज। जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा, काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स उतना ही ज्यादा होगा उस टाइम। फिर यही चीज आपने देखा कि जो किया गया काम है, जो वर्क डन है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जो आवेश है, जो चार्ज है, जैसे कि आप अगर 10 इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं एक साथ, तो आपको कम काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हम बोल दें कि 15 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है ना, नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ा दिए गए, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चार्ज भी प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा चार्ज लेके जाएगी बैटरी, उतना काम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना काम करना पड़ेगा। इसी दोनों को मिलाकर ये फॉर्मूला बन गया W = VQ। तो ये आज का ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए W = VQ बहुत छोटा है, आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये कहां से आया, बैटरी को कहां काम करना पड़ता है, क्या काम करने की जरूरत है उसको। तो यही चीज आपने यहां पे समझा कि बाहर में जब वो रहता है तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाता है, मगर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव में आने के लिए बैटरी के अंदर बैटरी को वर्क करना पड़ता है। यही वर्क किया गया जो काम है, इसी को मेजर करते हैं इस फार्मूला से, W = VQ। तो V क्या है दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप VA - VB भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो दोनों पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है ना, तो यहां का पोटेंशियल है, यहां का पोटेंशियल B, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, VA - VB। इसीलिए V के जगह पर VA - VB इंटू
ये लिख दिया गया। अब इसी को आप VA माइनस VB लिख कर W/Q लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर इस Q को, यहाँ जो Q है दोस्तों, ये वाला जो Q है, इसको अगर आप 1 कूलम मान लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज को ले जाना है ना, तो अगर आपने W को 1 कूलम मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू W हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे कोई पूछे या आपको ध्यान रखना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ए वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के बराबर है। जब भी आपको कोई भी चीज कुछ समझ में नहीं आए, आप सीधा समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है वर्क डन, कितना काम करना पड़ेगा, किसके लिए, 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए। अगर आप लिख रहे हैं कि VA माइनस VB, तो यानी कि 2 पॉइंट है, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक 1 कूलम चार्ज को, है ना, ध्यान रखिएगा 1C मतलब 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा, जो वर्क डन करना होगा, इसी को हम लोग कहते हैं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है दोस्तों, 1 वोल्ट। एक्चुअली जो वोल्ट होता है, आप अगर देखेंगे ना, तो W का यूनिट होता है जूल और C का कूलम, यानी कि एक्चुअल में जो इसका यूनिट है वो होता है जूल पर कूलम। लेकिन जूल पर कूलम का मतलब कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए आपको कितना काम करना पड़ रहा है, कितना जूल काम करना पड़ रहा है ना। तो अब मान लीजिए आपको यही चीज को यहां पर इसको समझना है कि ये जूल पर कूलम को, जिस साइंटिस्ट ने इनको देखा होगा, पहली बार इनको ऑब्जर्व किया होगा, वोल्टेज की खोज की होगी, तो अलेक्जेंडर वोल्टा, उनके नाम पर यूनिट रख दिया गया वोल्ट। लेकिन वोल्ट एक्चुअल यूनिट नहीं है, वोल्ट शॉर्ट में बोला गया है, वो कॉमन नेम रखा गया है, उनको ऑनर देने के लिए रखा गया है, सम्मान देने के लिए। लेकिन एक्चुअल यूनिट है जूल पर कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज को आप A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, उस काम को, उस वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसी फॉर्मूला के हम लोग इस पे जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये चीज को समझ लीजिए कि क्या, किस तरह से सर्किट काम करती है। देखिए, आप तो जान रहे हैं कि ये जो बैटरी है क्या काम करेगी। बैटरी को काम करना होगा अपना एनर्जी लॉस करके, जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। बैटरी का यही काम है, अपना एनर्जी लॉस करके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एनर्जी, काफी उसको एनर्जी मिल जाएगा, है ना दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काफी एनर्जी मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ, इधर की तरफ बढ़ते रहेंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये काफी एनर्जेटिक हैं। क्यों है, क्योंकि बैटरी ने उनको वहां तक पहुंचाने के लिए जो काम किया है, बैटरी को अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ी है, और वो लॉस किया गया एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, और उसी को लेके वो आगे बढ़ती है। और जब आगे बढ़ती है तो यहां पर रेसिस्टर लगे होते हैं, रेसिस्टेंस, जिसको इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में हम लोग उसको लोड कहते हैं। तो ये जो लोड है, इसीलिए इसका नाम लोड पड़ा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से जाते हैं ना, तो इनका रेसिस्टेंस रखने का कारण यही है। देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो तार है, नॉर्मल जो तार है, इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं इस रास्ते में, उनका वहां पर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा जब वो चलेंगे तो। लेकिन जैसे ही जब वो इस रेसिस्टर्स के पास आ जाएंगे, तो ये तो पाथ बहुत, देख रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, यानी कि कॉन्जस्टेड है। तो इस वजह से जितना कॉन्जस्टेड है उसी के अकॉर्डिंग ये जब इलेक्ट्रॉन यहां पर अंदर आएगी, इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन आएगी, इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देगा, इजिली फ्लो करने नहीं देगा, उसको रोकेगा और रुकावट डालेगा, है ना। और जितना रुकावट डालेगा उतना ही ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को मेहनत करनी पड़ेगी इसको पार करने के लिए, इस जगह को, इस कंजस्टेड जगह को पार करने के लिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन को मेहनत करनी होगी, इलेक्ट्रॉन को परिश्रम करना होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को काम करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लॉस करनी होगी। और यही लॉस किया गया एनर्जी, एज पर लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप जानते हैं कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती है। अब मान लीजिए ये जो रेसिस्टर है, ये जो लोड है ना, ये मान लीजिए बल्ब है ना, मान लीजिए ये जो है आपका बल्ब है, तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल यही फेनोमेना होता है। यानी कि आप इसको अगर क्लियरली समझें तो यहां बैटरी जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, अपना एनर्जी लॉस करके, काम करके इलेक्ट्रॉन को दे रही है, फिर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। और यहां पर जितने भी रेसिस्टर लगे हुए हैं, लोड लगे हुए हैं, वो उस पोटेंशियल एनर्जी को
जस्ट एब्जॉर्ब कर लेती है कि दो हमको अपना एनर्जी दो, तुम इतना एनर्जी बैटरी तुमको दिया है रास्ते में, तुम लेके आ रहे हो, हमको कुछ दे दो, हमको जलना है, कोई बोलेगा हमको हीट होना है, कोई बोलेगा हमको लाइट देना है ना, कोई बोलेगा हमको पंखा चलाना है, इस तरह से। तो जो भी है वो अपने एनर्जी को लेकर इसको कन्वर्ट करते रहेगी। तो इस तरह से ये पूरा जो फेनोमेना चलता है। तो ये जो तार है ना दोस्तों, आप देख रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते से जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है पावरफुल है, उनके बहुत एनर्जी है, इसीलिए इनको लाइव वायर कहा जाता है। ये लाइव वायर है दोस्तों, जिसको रेड कलर से हम लोग दिखाते हैं, ये लाइव वायर है, हॉट वायर है। और चूंकि जब इलेक्ट्रॉन रास्ते में आ रही है तो इसका सारा एनर्जी लगभग यहाँ जो भी रेसिस्टर लगे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सारा एनर्जी उसका ले लेती है। फिर जब ये पार करके बेचारा यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी लगभग नहीं के बराबर रहती है, फिर ये आ जाता है, फिर बैटरी के पास पहुंचता है। बैटरी बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा उतना एनर्जी हम तुमको दिए थे, क्या हुआ? क्या बोले मालिक, सारा एनर्जी मेरा जितना भी यहाँ पर रेसिस्टर लोग था सब ले लिया हमसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर उसको वापस वहां फिर बैटरी मेहनत करके इस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाता है, और फिर वो बैटरी, फिर जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर से रिचार्ज हो जाता है, बोले तो एक तरह से वो फिर से एनर्जाइज्ड हो जाता है, फिर से उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और वो लेकर आगे बढ़ता है। और यही फेनोमेना रेगुलर चलता रहता है दोस्तों। यानी कि आप अगर एक सर्किट को आंख बंद करके सोचें तो यहाँ पर बैटरी के अंदर एनर्जी लॉस हो रही है, यानी कि बैटरी के अंदर बैटरी काम करके इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ती है, और जितने भी लोड लगे हुए हैं यानी रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी कहते हैं, उनसे अपना अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी ले लेती है, और फिर इलेक्ट्रॉन जब आता है तो वापस फिर उसके साथ वही घटना होता है, और इस तरह से ये एक साइकिल चलता रहता है। ये तभी तक चलेगा जब तक बैटरी जिंदा है, यानी कि जब तक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर पा रही है। वंस पीडी अगर इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, यानी कि बैटरी अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। तो ये रहा, ये जस्ट इसी डायग्राम को यहाँ पर हमने दिखाया, ये जरूर हम एक बार आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए एक लड़का है, वो किस तरह से ये सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जाता है, यानी कि इस समय इसको मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये बैटरी है ना, ये बैटरी है कि जैसे जैसे ये चढ़ रही है, चढ़ेगा ये लड़का, तो इसको काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि वो ऊंचा उठ रहा है ना, तो ग्रेविटी तो नीचे खींचती किसी भी चीज को, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वो जा रहा है, तो काम करना पड़ेगा। ये है बैटरी का पोजीशन, ये बैटरी है जहां पर उसको लॉस करनी पड़ रही थी, ये बैटरी का पोजीशन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो देखिए ये जो रास्ता फ्लैट रास्ता है, इसमें जब वो चल रहा है तो देखिए ये लड़का बहुत रिलैक्स है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसका उतना एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, आराम से चल रहा है पूरा, है ना, कोई उसका एनर्जी ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। ये रास्ता है ये वाला, ये पोजीशन, जब ये तार पे इस तरह से जा रहा है। लेकिन जब वो किसी रेसिस्टर के पास आ जाता है तो उसको तो अपनी एनर्जी लॉस करनी है, तो जब ये आकर यहाँ पे जंप करता है तो धीरे धीरे देखिए ये जो है वापस उसी जगह पे आ जाता है, यानी कि वो डाउनवर्ड आ रहा है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ था वो धीरे धीरे आराम से लहराते हुए इधर आ रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो जो एनर्जी यहाँ पर लॉस हुआ था वही एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ, और यही यहाँ पर लॉस होकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली फिर जब उस जगह पे आ गया तो एनर्जी खत्म। अब फिर से ये बच्चा अगर उठ के चाहेगा जाने के लिए तो फिर से उसको वापस उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो यही ये जो बंदा है, आपको जो लड़का दिख रहा है, आप समझ लीजिए कि ये छोटा सा बच्चा इलेक्ट्रॉन है, और यही चीज इलेक्ट्रॉन यहां पर कर रहा है। आप अगर ध्यान दीजिए तो यहां पर बैटरी काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दे रही है, वो लेके चला जा रहा है। यहां पर वो स्विमिंग कर रहा है, इस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, जैसे यहां पर एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था, इस जगह में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर जब वो आएगा तो एनर्जी लेस हो जाएगा, जैसे यहां पर ये वापस आया इस तरह से, तो यहां पर तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, वापस अगर जाना है फिर से, तो फिर से उसको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, यानी फिर वहां पर बैटरी को मेहनत करके फिर से उसको वहां पहुंचाना पड़ेगा, और तब। तो इस तरह से ये एक छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जिससे कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट को आप इस पिक्चर के साथ एनालॉजी करके समझ सकें, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है कि सर्किट को समझना है कि कैसे काम करता है, क्योंकि जब इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर ही आपके लिए आसान हो जाएगा, खास करके अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वो। तो आइए दोस्तों देखते हैं थोड़ा, यहाँ भी जस्ट वही डायग्राम है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। आप अगर देखें तो आपको इस डायग्राम में ये दिख रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप अगर इलेक्ट्रॉन्स को आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है ना, इस जगह पर अगर ये भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बैटरी है यहाँ पे देख लीजिए, ये बैटरी है ना दोस्तों, ये जो बैटरी है यहाँ पर
आप समझिए कि बैटरी को यहाँ पर इस जगह पर काम करना पड़ रहा है, ऊंचा है ना, यहाँ पहुँचाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे उतना कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, ये वायर है। जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर काम कर रहा है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं इसका मतलब उसके पास बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी है, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को लेके जब आती है तो यहाँ पर एनर्जी कन्वर्टर्स लगे हुए हैं जिसको लोड या रेसिस्टर कहते हैं। यहाँ पर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, सारा एनर्जी उसका वो ले लेगी, लेने के बाद जब यहाँ पे आएगी उसके पास एनर्जी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनों के पास नो पोटेंशियल एनर्जी, और फिर जब वापस यहाँ पे आएगी तो फिर बैटरी को काम करना पड़ेगा यहाँ से उठाने के लिए, फिर उसको एनर्जी देनी पड़ेगी और तब वो आएगा। फिर इसी तरह से ये सारा घटना होता रहेगा, यानी कि एक सर्किट में दो ही काम होता है, एक बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है और ये उसका फायदा उठाता है, लोड उसको यूटिलाइज करता है। बैटरी अपनी एनर्जी लॉस करती है और ये लॉस किया गया एनर्जी को लेके जाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ले लेता है यहाँ जो भी लोड लगे होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा तस्वीर मैंने यहाँ दिखाया है कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग जो है पानी जब डैम वगैरह बनाया जाता है, वाटर डैम, तो काफ़ी ऊंचा करके पानी को गिराया जाता है, क्योंकि जो वाटर धीरे धीरे ऊपर उठेगी उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना पड़ेगा। इसीलिए वाटर जितना हाई लेवल पे रहेगा यानी कि उसके पास उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो गिरेगी तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा फोर्स से गिर रही है, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जा रहा है। तो जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वही पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, और इसी में टरबाइन को रखकर उसको घुमाया जाता है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है पहले काइनेटिक में बदल गई और काइनेटिक से टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जल विद्युत, इसी तरह बनाया जाता है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है एनर्जी कन्वर्शन का। अब हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर। आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वीडियो भले ही लंबा हो दोस्तों, ज़रूर देखिएगा पूरा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा और कुल मिलाकर जो है आपको न्यूमेरिकल खास करके समझना है। तो अभी मेन पॉइंट पे हम लोग आए हैं। अब तक हम सर्किट के बारे में बता रहे थे कैसे काम करती है, अब न्यूमेरिकल बताते हैं जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। What is meant by the statement that the potential difference between the 2 points in an electric circuit is 1 volt? इस कथन का मतलब क्या है कि दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दोनों के बीच में हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। क्या मतलब है इसका? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या पढ़े थे आप, VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q होता है ना। अगर Q को आप 1 कूलम मान ले तो VA माइनस VB W हो जाएगा। ये जो VA माइनस VB है इसी को तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के बराबर है। ये चीज आपको समझना है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देख लीजिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, ये चीज आपको समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज वर्क डन के बराबर है। पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन है। कितना वर्क डन है? 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, 1 कूलम चार्ज को, है ना, 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए अगर 1 जूल काम करना होगा, अगर 1 जूल काम करना होगा तो उसको हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे कि उसका पीडी 1 वोल्ट है। क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं, तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ता है, V जूल काम करना पड़ता है, V जूल, ठीक है। 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए V जूल काम करना पड़ता है। अगर Q कूलम चार्ज को ले जाना हो तो, है ना, अगर Q कूलम चार्ज को ले जाना हो तो कितना काम करना पड़ेगा, 1 कूलम को V, तो Q कूलम को ले जाने के लिए VQ। यही फॉर्मूला है W इज इक्वल टू VQ। यानी कि कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आए कि कितना वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को ले जाने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ दिया हुआ हो, तो आपका आंसर होगा W इज इक्वल टू VQ। जहां पर V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, कभी VB लिखते हैं और कभी उसको VA माइनस VB भी लिखते हैं, ठीक है। तो यही है। तो इस तरह से इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मींट बाय द स्टेटमेंट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो आप क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, ये है। आप अगर V को 1 वोल्ट ले लेते हैं, W को 1 जूल ले लेते हैं और Q को 1 कूलम ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 1 कूलम चार्ज को, है ना, A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल काम करना होगा तो हम कहेंगे कि उन दोनों पॉइंट का PD 1 वोल्ट है।
बस सिंपल सा आप यहां से रिलेशन बना सकते हैं, ये निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यहां पे देखिए इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पीडी ऑफ 12 वोल्ट। बोल रहे हैं कि 2 कूलम के आवेश को 12 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना काम करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने 2 पॉइंट लिया है, ठीक है, आपने 2 पॉइंट लिया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, ठीक से समझिएगा, दोनों का पीडी कितना है दोस्तों, 12 वोल्ट। यहां का ए और बी का जो इसका जो पीडी है, इसके बीच का जो पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 12 वोल्ट है। ठीक है, तो 2 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पीडी अगर है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर है, तो क्या आपको काम करना होगा, क्या बैटरी को काम करना होगा उसको ले जाने के लिए? पहला आंसर है यस, काम करना होगा, क्योंकि जो पीडी है, पीडी का मतलब है यहां पर नेगेटिव चार्ज बहुत है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे किसी भी चीज को, तो इस यहां पर जैसे कि यहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को अगर आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाना है तो अगेंस्ट द जो रिपल्सन जो वो करेगी उसके अगेंस्ट तो आपको ले जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जो कि बैटरी वाले में मैंने आपको समझाया है। तो जहां कहीं भी पीडी हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, और आपको अगर चार्ज को, कोई भी आवेश को अगर आपको ले जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसके बीच में, तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। और कितना काम करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है W = VQ। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का तो क्या बता रहे हैं कि 2 कूलम चार्ज को ले जाना है। ठीक है, कितना कूलम को ले जाना है, 2 कूलम चार्ज को ले जाना है। ठीक है, तो Q का वैल्यू दे दिया है 2 कूलम, ठीक है, और V का वैल्यू दे दिया है आपको 12 वोल्ट। आपसे पूछा गया है कि कितना काम करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क टू बी डन, तो W = क्वेश्चन मार्क है आपका। तो W = क्या होता है, VQ होता है। तो आप सोचिए जरा सा कि W = VQ मतलब 1 कूलम को ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, तो 2 कूलम को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा, उसका डबल काम करना होगा। तो इसीलिए सीधा सा फॉर्मूला में बिठा दीजिए, W = VQ। तो वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट का पीडी है, और Q कितना है, 2 कूलम चार्ज को ले जाना है, यानी 24 जूल, यानी कि 24 जूल काम करना होगा 2 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 36 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। यहां पर आपको वर्क दे दिया है, यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपको वर्क बता दिया है कि 36 जूल काम करना पड़ता है फ्रॉम मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, 3 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, है ना। तो व्हाट इज द पीडी, इस बार आपसे पूछा है कि पीडी क्या होगा। तो देखिए आप क्या जानते हैं, W = VQ, है ना। इस बार आपसे लेकिन V पूछा है, तो V = क्या होगा, W/Q होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का ले लेते हैं। आप ये जानते हैं, तो W कितना काम करना पड़ रहा है, 36 जूल काम करना पड़ रहा है ना। आप देख सकते हैं यहां पर 36 जूल काम करना पड़ रहा है, और कितना कूलम का चार्ज है, 3 कूलम, कैंसिल कर दीजिए, तो 12 और ये है तो 12 वोल्ट, यानी कि उसका जो पीडी है वो कितना है, 12 वोल्ट है। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर टोटल 36 जूल काम करना पड़ा है 3 कूलम को ले जाने के लिए, है ना, 3 कूलम को ले जाने के लिए 36 जूल काम करना पड़ा है, तो 1 कूलम को ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है, आप तो यही जानते हैं ना, 1 कूलम को ले जाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही पीडी होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सिंपल समझिए कि 3 कूलम को ले जाने में 36 जूल काम कर रहा है, 36, तो 1 कूलम में कितना काम करना होगा, तो डिवाइड कर दीजिए, 3 12 जा 36, यानी कि 12 जूल काम करना होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला यूज कीजिए, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप ऐसे भी बना लेंगे कि 3 कूलम को ले जाने में 36 काम कर रहा है, तो 1 कूलम को ले जाने में जो काम करेगा वही तो पीडी होता है। तो 1 कूलम को ले जाने में 12 जूल काम करेगा, 12 वोल्ट, तो यही उसका, यही मतलब पीडी है उसका, है ना। ठीक है, यहां पर देखिए 24 जूल काम करना पड़ रहा है, ठीक है, अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग ए पीडी ऑफ इतना। तो बोल रहा है कितना जूल काम करना पड़ रहा है, इस बार आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बोल रहा है कि 24 जूल काम करना पड़ रहा है, कितना कूलम को चार्ज को ले जाना पड़ेगा टू अक्रॉस ए पॉइंट हैविंग ए पीडी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का पीडी है। तो देखिए आप जानते हैं W = VQ होता है। इस बार आपको देखिए पूछ रहा है कितना चार्ज को ले जाना पड़ेगा, यानी Q का वैल्यू पूछ रहा है, तो Q = क्या होगा, W/V हो जाएगा,
तो कितना काम करना पड़ रहा है, तो बता दिया है 24 जूल काम करना पड़ रहा है। कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट का, 12 है, तो कटा दीजिए, 12 दूना 24, यानी कि 2 कूलम, 2 कूलम चार्ज को ले जाना पड़ेगा, है ना। तब आपको कितना काम करना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का, तो 24 जूल काम करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आसानी से आप ये फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था कि पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, हम आप इसको सॉरी ये तो बना चुके हैं हम लोग, ये वाला है, तो आप लोग अपने से खुद से थोड़ा सा बनाइएगा, आप पॉज करके और बनाइएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम्स है और जो रेलवे वगैरह का तैयारी करते हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा, अगर वो देखेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारा ये YouTube चैनल नया है तो बहुत लोग जानते नहीं हैं, तो धन्यवाद।